आज शुरू करते हैं कंपनीज अकाउंट्स। ICAI ने इसको एक स्पेशल जगह दे रखी है आपके CA फाउंडेशन के कोर्स में। इसमें से 10 to 15 मार्क्स का एवरी सिंगल एग्जाम में क्वेश्चंस ICAI पूछता है। तो आप ही समझ लो कंपनीज अकाउंट्स पढ़ना कितना जरूरी है। कंपनीज अकाउंट्स पढ़ने से पहले जान लेते हैं कंपनी क्या होती है। जो बिजनेस है ना, जानते हो ना, एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। 5 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसी में से एक है कंपनी। टाइप्स ऑफ एंटिटीज, सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सिंगल पर्सन अकेला अपना स्वतंत्र बिजनेस चला रहा है। उसने खुद ने पैसा लगाया है और जितने भी रिस्क हैं उसके खुद के हैं, जितने भी रिवॉर्ड हैं वो उसके खुद के हैं, प्रॉफिट लॉस उसका है, उसने खुद का पैसा लगाया है, खुद उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। वो है भैया सोल प्रोप्राइटरशिप, जो उनका वहाँ का लोकल लॉ होगा उसके अंदर आता है। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का बिजनेस है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो करे हुए है उसको दिमाग में आता है मुझे भैया अपने बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास उतनी कैपिटल नहीं है और मैं उस बिजनेस को अकेले कैसे हैंडल करूँगा। तो वो कुछ लोगों को अपने से जोड़ता है। वो लोग बदले में प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं। प्रॉफिट शेयर रेशियो उनके बीच डिसाइड होता है। वो कुछ कैपिटल लाते हैं और अपना टाइम देते हैं उस बिजनेस में, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके साथ। वो होता है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होता है। अब भैया इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस होता है ना, इसमें होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब उस बिजनेस में अगर लॉस हो गया और उस बिजनेस की असेट से वो लॉस को कवर ना कर पाए, पार्टनर्स के घर से असेट को लाके बेच दिया जाता है और उनसे बोला जाता है अब इस लॉस को कवर करो। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इस पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसका क्या किया जाए? इसके लिए 2008 से पहले सॉल्यूशन ये था कि भैया कंपनीज बना लो तुम। कंपनीज मतलब बड़ा बिजनेस, सब कुछ अनलिमिटेड, कितने भी लोग इसमें आ जाओ, बिजनेस करो, बड़े रूप में करो, देश में करो, विदेश में करो, बड़ा बिजनेस। क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था कि भैया इसमें लीगल कंप्लायंसेस बहुत होते थे। जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें लगा होगा तो उसमें लीगल कंप्लायंसेस तो होंगी ना, फाउंडेशन उसमें रहेगी ना। तो इधर इंडियन पार्टनरशिप फर्म खोला तो हुआ, कंपनी खोली तो खाई। अब जाए कहाँ भैया? तो 2008 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लाया, जिसमें क्या होता था, जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड की जाती थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग, तो उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जनरली पार्टनरशिप फर्म जैसा होता है, बस इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है और उसमें कंपनी के जैसे इतने ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते, क्योंकि वो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म होती है, इसकी कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं हो। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप की एंटिटी देख ली। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो लोकल लॉ के थ्रू अस्तित्व में आती है। दूसरी पार्टनरशिप फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तीसरी LLP जो LLP एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। चौथी कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अब के 2013 के पहले कंपनीज बनती नहीं थी। नहीं भैया, बनती थी। 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था और उससे पहले और होगा कोई। 2013 में तो अमेंड होके आ गया नया एक्ट, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 है जो कि अभी एप्लीकेबल होता है। और 5th जो है ऑर्गेनाइजेशन वो होती है ट्रस्ट, नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रस्ट वगैरह होती हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो कि समाज सेवा के लिए खोले जाते। तो इस तरह से 5 टाइप के बिजनेस होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनीज, ट्रस्ट, नॉन फॉर प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और आपका जो फाउंडेशन का सिलेबस है, इसमें जो 2nd नंबर का पेपर है लॉ का, उसमें भैया आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ोगे, LLP एक्ट 2008 पढ़ोगे और कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे। तो आप ये तो समझ गए कि कंपनी क्यों बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं।
अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी क्या है भाई? तो जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है, उसमें कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2, इतना लॉ पढ़ते हो आप, लॉ में देखते हो ना कि जो सेक्शन 2 होता है ना, वो डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। जो कंपनी एक्ट 2013 है ना, उसका जो सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, उसमें कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। और इतनी इजी डेफिनेशन दी गई है कि बस 10 सेकंड में आपको याद हो जाती है। देखो क्या डेफिनेशन दी गई है। इसमें बोला गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी। कंपनी का मतलब है कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड की गई है अंडर दिस एक्ट यानी कि 2000 एक्ट के अंदर, या फिर अंडर प्रीवियस कंपनी लो मतलब 1956 एक्ट या उससे पहले वाले प्रीवियस एक्ट के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड की गई है वो कंपनी है। इतनी छोटी सी डेफिनेशन, इससे आपको कंपनी का मीनिंग समझ आ गया क्या? नहीं ना। इसमें तो बस इतना ही दिया है कि किसी जो करंट में कंपनीज एक्ट चल रहा है 2013, या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 या फिर और कोई, उसके अंडर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड की जाती है, उसको कंपनी बोला जाता है। तो हम आगे चलते हैं और हम थोड़ा कंपनी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, थोड़े उसके कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर बेस पर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो भैया देखते हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर है कंपनी का वो ये है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट नॉट अ सिटीजन। सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी। कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है? ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, असेट्स खरीद सकती है, किसी पे भी केस दे चला सकती है। कंपनी को सारे राइट होते हैं जो एक सिटीजन को होते हैं। फिर भी ये सिटीजन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राइट हैं सिटीजन के जो कंपनी को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों एक कंपनी सिटीजन नहीं है। एक कंपनी का वर्थ नेचुरल वर्थ नहीं होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, उसे लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, लॉ के द्वारा बनाया जाता है, और जो लोग इसे बनाते हैं उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है। एक एक बात पर ध्यान दीजिए, कंपनी नेचुरल वर्थ नहीं लेती है, उसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है, और जो लोग जो पर्सन इसे बनाते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स कहलाते हैं, जो कंपनी को जन्म देते हैं लॉ के थ्रू। अब जब कंपनी का जो जन्म है वो लॉ के थ्रू होता है, तो फिर कंपनी में रहने वाले लोग मरे या रहें या कहीं भाग जाएं, उससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी खुद में ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वह उसको चलाने वाले लोगों से नहीं चलती है। उसको लॉ के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसका डिसोल्यूशन भी लॉ के द्वारा ही होता है। तो कंपनी की एक और विशेषता होती है, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंटिन्यू कंपनी चलती रहती है। इसको इसमें रहने वाले लोगों से कंपनी में फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आए चाहे जाए, चाहे वो दिवालिया हो चाहे कुछ भी हो, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी खुद में ही चलती रहती है। कंपनी का ऑटोमेटिक कभी भी कंपनी ख़त्म नहीं होती है। इसको लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है और लॉ के द्वारा ही इसे मिटाया जा सकता है। 4th नंबर का इसका कैरेक्टरिस्टिक है वह है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में जो मेंबर होते हैं कंपनी, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वो अगर कंपनी में 200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लॉस भी 200 रुपये ही होगा, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं होगा। 4th नंबर का इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है 5th नंबर का, वो यह है कि डिस्टिंक्शन ऑनरशिप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वेल। कंपनी को जो ओनर होते हैं, कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है, और उन शेयर होल्डर्स में कुछ लोगों को चुना जाता है जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। उनके बीच एक पर्दा होता है जिसे कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। मतलब कि कंपनी के ओनर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक पर्दा होता है जो कॉर्पोरेट वेल कहलाता है, और यह तभी उठाया जाता है जब ज़रूरत होती है। किसी को पता नहीं होता है कि कौन डायरेक्टर्स है, कौन कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ मेंबर्स को चुनकर डायरेक्टर्स बना दिया जाता है, और उनके बीच के पर्दे को कॉर्पोरेट वेल बोला जाता है। तो कंपनी को चलाने वाले लोग अलग रहते हैं और उसके ओनर्स अलग होते हैं। 6 नंबर का इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वह होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस विथ कॉमन सील। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब कि कंपनी को
ऐसे ही नहीं चलाया जाता है। कंपनी में कोई भी डिसीजन होता है वो वोट के थ्रू होता है, मतलब वोटिंग होती है। इसमें जो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, उनके पास वोटिंग राइट होता है, 1 शेयर 1 वोटिंग राइट। कुछ स्पेशल इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें एक शेयर्स का 2 वोटिंग राइट होते हैं, मतलब उनके पास अगर एक शेयर है तो उनको 2 वोटिंग राइट होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उसको उतना ज़्यादा वोटिंग राइट, और कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो वोट के थ्रू ही लिया जाएगा। जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी उसी फेवर में वो फैसला सुनाया जाएगा। अब ये शेयर होल्डर्स जब मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं, उसे एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। और उस एनुअल जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 टाइप में बांटा जाता है। एक ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और दूसरे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब कि 4 टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। और बाकी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये जब एनुअल जनरल मीटिंग में मिलते हैं शेयर होल्डर्स तभी ये सब होता है, और वहाँ पर वोटिंग की जाती है कि कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, कौन से स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे। होता क्या है कि अगर कोई भी बात कही जाती है इन मीटिंग्स में तो वह रेजुलेशंस कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के जो भी बात बोली जाएगी शेयर होल्डर्स के थ्रू वो रेजुलेशंस के थ्रू होगी, और जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उनके रेजुलेशंस में 51% की मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब वोटिंग होगा तो 51% की मेजॉरिटी जिस तरफ होगी वही रेजोल्यूशन पास होगा। और दूसरी तरफ स्पेशल बिजनेस रेजोल्यूशंस में 3/4 यानी कि 75% मेजॉरिटी जिस रेजोल्यूशन के फेवर में होगी वही रेजोल्यूशन पास होगा। और एक और होता है थर्ड, जो कि होता है भैया 100% मेजॉरिटी। जहाँ पर 100% मेजॉरिटी होगी वही रेजोल्यूशन पास होगा। उस रेजोल्यूशन को बोलते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। ये लॉ का मैटर है, लॉ का टॉपिक है। आप जब लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें ये सब चीज़ें आपको डिटेल में आएंगी। मैंने अभी जनरली ये नॉलेज दे दिया है आपको। तो भैया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो यही है कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है, ऐसे ही उठा के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब एक जो सिटीजन है वो तो अपने साइन करके अपनी बात जाहिर कर देता है कि भैया हमारे साइन हो गए हैं, अभी बात पास हो गई है। लेकिन कंपनी कैसे अपनी बात को पास करवाती है, तो उसके पास कॉमन सील होती है, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। रबड़ स्टैम्प नहीं होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं, उसके थ्रू ही कंपनी अपनी बात को पास करती है। अब एक और इसका कैरेक्टर है, वो है स्ट्रॉन्ग लीगल विजिलेंस। स्ट्रॉन्ग लीगल विजिलेंस मतलब, विजिलेंस का मतलब होता है कंट्रोल। अब भैया पब्लिक का इतना पैसा लगा होगा तो उस पर स्ट्रॉन्ग लीगल विजिलेंस भी होंगे, स्ट्रॉन्ग लीगल कंट्रोल भी रखा जाएगा। फिर भी कंपनियां फ्रॉड कर लेती है, इतना कंट्रोल होने के बाद भी कंपनीज पर फ्रॉड होता है, इसलिए कंपनीज पर स्ट्रॉन्ग लीगल कंट्रोल रखा जाता है। और एक और इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वह है डिसोल्यूशन बाय लॉ। मैंने आपको बताया ना कि इनकॉर्पोरेटेड इसे लॉ के थ्रू किया जाता है, तो इसका डिसोल्यूशन भी लॉ के थ्रू ही होगा। इसमें ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का लिक्विडेट होने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जा रही है तो कंपनी को मिटाया भी लॉ के थ्रू ही जाएगा, ऑटोमेटिक कंपनी ख़त्म नहीं होती है। अब आगे की बात कंपनीज के अकाउंट्स के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं।